सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 2023 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन हैं उसका वीडियो जो है आपको जल्दी ही जो है देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग एमसीक्यू से जो है क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइन द वैल्यू ऑफ साइन 45 अपॉन कॉस 45 विल बी। अब देखो आपको पूछा है कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो इसका तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कर दो। जैसे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और कॉस 45 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहां पर अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। हम लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें मालूम है कि उसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स x की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी और y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और तीसरा कंडीशन होता है कि उसके कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि अगर हम लोग a1 अपॉन में a2, और a1 और a2 क्या है, पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन में जो x के कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और b1 और b2 क्या होते हैं, करिस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के जो y के कोएफिशिएंट होते हैं। ये अगर इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 विल बी। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इफ अल्फा एंड द बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी अपॉन में ए। और ए और बी क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ कितना है, 4 है। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। x का कोएफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना दिया है, देखो 4√3, तो b की वैल्यू ये हो गई। लास्ट में जो बचा वो हमारी किसकी वैल्यू है, c की। तो हमें क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है, 4। सो 3/4 आपका हो जाएगा। अगर आपको पूछता कि सम ऑफ द रूट्स, तो हम लोग क्या करते, यहां पर वैल्यू रखते, b की वैल्यू कितनी है, 4, और माइनस के कारण माइनस 4√3, और a की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाता। उस केस में सम ऑफ द रूट्स कितना आता, -√3 आता। लेकिन अभी हमारे पास कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ 10 90 माइनस 60 डिग्री विल बी। अब देखो हमें मालूम है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहां पर देखो थीटा की जगह कितना है, 60, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 60 डिग्री। अब हमें कॉट 60 डिग्री की वैल्यू जो है क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको मालूम होगा 10 60 डिग्री कितना होता है। देखो अगर आपको याद नहीं तो मैं एक और तरीका बताता हूँ। 10 जो होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, साइन और कॉस का। तो साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री कर लो। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है हमारा, √3/2 होता है।
ठीक है, √3/2 होता है। उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और cos 60 कितना होता है 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3। लेकिन हमें तो cot का चाहिए, तो हमें मालूम है कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, cot होता है। इसका मतलब cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक और बार देख लेते हैं। द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 and 16, तो थर्ड प्रपोर्शन लेट से हमारा कितना है x है। अब आपको मालूम है कि अगर हमें 3 नंबर दिए होते हैं और उसको अगर प्रपोर्शन में बदलना है तो बीच वाले को हमें 2 बार लिखना पड़ता है। तो 18:6 प्रपोर्शन 6:x। अब देखो इसको जब हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 18/6, और प्रपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू 6/x। तो 6 1 जा और 6 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2। सो थर्ड प्रपोर्शन हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्लोप हमें निकालना है, तो अगर हमें कोई भी एक लीनियर इक्वेशन अगर दिया है और अगर हमें उसका स्लोप निकालना है तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और y इज इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ता है। और इसके बाद तो यहां से इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां से क्या करते हैं 4 और √3, x को यही छोड़ देते हैं, +5 को भी यही छोड़ देते हैं, -2y को दूसरे साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +2y। लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो y के सामने जो 2 है इसको हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे डिवाइड में भेज देंगे। तो 4√3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। सो 2 1 जा 2 2 जा, तो अब हमें यहां से कितना मिल गया देखो 2√3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू y। पीछे वाले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो यहां पर जो x का कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, m का मतलब स्लोप होता है ना, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास देखो 2√3। सो यही हमारा क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा 2√3 आएगा। करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 0,5 लाई ऑन विच एक्सिस। अब हमें मालूम है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास जो है क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और आपको मालूम होगा कि जो एक्स एक्सिस होता है इसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस जो होता है उसमें एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर देखो जो पॉइंट दिया है उसमें जो पहला वैल्यू है वो एक्स के लिए होता है, दूसरा वाला वाई के लिए होता है। तो एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली आंसर हमारा कहां होगा वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, अगर उसके बाद क्वाड्रेंट भी पूछता, अभी तो सिर्फ एक्सिस पूछा है, तो ये कहां पर होगा हमारा वाई एक्सिस पर होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन क्वाड्रेंट में पूछता, तो देखो क्वाड्रेंट में पूछता तो उस मतलब कहां होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा कि नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। तो वाई की वैल्यू को देखते, तो वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये कहां पे होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, और यहां पर हमें सिर्फ पूछा कि कौन सा एक्सिस होगा, तो आपको बस लिख देना है यहां पर वाई एक्सिस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टैक्स विच इज लेविड ऑन अ पर्सन्स इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। किसी पर्सन के इनकम पर जो टैक्स लगता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनकम टैक्स। वो पैसा कहीं से भी वो कमाए, चाहे वो जॉब से कमाए, चाहे बिजनेस से कमाए, या किसी भी तरीके से कमाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एजुकेशनल सेस इज पेएबल ऑन। आपने पढ़ा होगा जो इनकम टैक्स वाला एक चैप्टर है वहां पर, कि जब हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर एजुकेशनल सेस 3% या 4% लगता है। वो किस पर लगता है, वो लगता है जो भी हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है, मतलब आदमी ने जितना पैसा कमाया उस पूरे पर टैक्स नहीं लगता, उसमें कुछ उसको रिबेट मिलता है, कुछ छूट मिलता है। उसके बाद जो बचता है टैक्सेबल इनकम, उस पर जो है क्या लगता है आपका एजुकेशनल सेस जो है लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए P implies Q will be written in the mathematical form। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, P implies
क्यू। ये यहाँ पर दो ऐसे इस तरीके से दो इक्वल का खींचेंगे, यहाँ पर ऐसा एरो पुटअप करेंगे, तो ये इंप्लाइज का होता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप यहाँ पर इस तरीके से इंप्लाइज डाल सकते हैं। चलिए ट्रू और फॉल्स देखते हैं। इन सिमिलर क्वाड्रिलेटरल ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब देखो, एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहां पर एक क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब यह होता है कि वो दोनों एक जैसे दिखने भी चाहिए और दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर में क्या होता है, एक जैसा दिखना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि एक जैसा दिखना तो चाहिए, साथ ही साथ उनका लेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आपको ये दोनों फिगर में क्या दोनों के साइड्स का लेंथ इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। भले ही ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों के साइज क्या है, अलग अलग हैं। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि सिमिलर क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड इक्वल्स नहीं होते। अगर यहां सिमिलर के जगह कॉन्ग्रुएंस होता कि इन कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रिलेटरल्स ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तब उस केस में क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90। अगर आपके पास एक सर्कल है और ये आपका क्या है, एक जो है आपका डायमीटर है, सेमी सर्कल, ऊपर वाला आधा सर्कल है नीचे वाला आधा सर्कल है। तो अगर आप ये जो डायमीटर है इस पर अगर आप क्या करते हैं, कोई भी एंगल बनाते हैं, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, सो द एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, दैट इज ट्रू। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा सेकेंड वाला। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द नंबर्स 1 to 10 विल बी 55। सही है, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 जोड़ लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 28, 28 और ये हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 45 + 10 कितना हो जाएगा 55। करेक्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, देखिए द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। गलत है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर दो चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूं, एक होता है कॉर्ड और एक होता है डायमीटर। ठीक है, देखो अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल में क्या होता है, इसके सरकमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। जैसे ये देखो, ये एक कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, लेकिन सर्कल के सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर एक लाइन है जो कि सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अगर वो सर्कल के सेंटर से गुजरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और अगर सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरता तो उसको सिंपली कॉर्ड बोलते हैं। तो किसी सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो उसका डायमीटर होता है, नॉट रेडियस। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कॉर्ड और डायमीटर में समझ में आया। कॉर्ड मतलब क्या होता है कि सर्कल के सरकमफेरेंस से किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। लेकिन अगर वही कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से होकर जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, आपका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πRh। बिल्कुल सही है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि जो कर्व्ड सरफेस होता है, CSA जो होता है सिलेंडर को, क्या होता है, 2πRh होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है, 2πr r + h होता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के किसी क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।